हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे आईआईई इरोडो का फर्स्ट चैप्टर का फिफ्थ क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर मतलब काइनेमेटिक्स, और हम अब तक इसके कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं या मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। मैं अभी एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन फिफ्थ कहता है, टू पार्टिकल्स 1 and 2 moves with constant velocity v1 and v2. At the initial moment, their radius vectors are equal to r1 and r2. How must these four vectors be interrelated for the particles to collide? तो दो पॉइंट्स दिए हैं, दो पार्टिकल्स दिए हैं 1 और 2। तो सबसे पहली बात तो पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है, तो हम एक कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन है। आपको पता होगा कि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा पार्टिकल 1 है और ये हमारा पार्टिकल 2 है। तो ओरिजिन से मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं अगर, तो ये मेरा r1 बार हो गया और ओरिजिन से यहां मेरा r2 बार हो गया। अब इनके पास वेलोसिटीज है। मान लो v2 इस डायरेक्शन में है और v1 इस डायरेक्शन में। हमें r1 r2 v1 और v2 में ऐसा रिलेशन ढूंढना है कि ये पार्टिकल 1 और 2 जाकर कोलाइड कर जाए। अगर ये कोलिजन करेंगे तो कैसे करेंगे? ये जो r2, ये जो 2 है पार्टिकल 2, ये चल के थोड़े टाइम बाद यहां आ जाएगा और ये 1 इस डायरेक्शन में चलते चलते यहां आ जाएगा और इस पोजीशन पे वो दोनों कोलाइड करेंगे। ठीक है। अब मान लो एक टाइम t लगेगा उन्हें यहां से यहां आने में। ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो वेक्टर है ओरिजिन से लेके न्यू पोजीशन तक, इसको मैं r बार बोलता हूं। ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट को मैं v2 इंटू टी भी बोल सकता हूं। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि ये स्पीड से इतने टाइम तक चला तो वो यहां से यहां आया। अब देखो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, इसके हिसाब से r2 बार प्लस v2t बार r बार के बराबर होगा। और ये कॉमन सेंस भी है, इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट इज योर फाइनल पोजीशन। तो यहां पे मैं लिख दूंगा r2 बार प्लस v2 t बार, so v2 बार t इज इक्वल टू r बार न्यू पोजीशन। अब इसी पोजीशन पे 1 को भी पहुंचना पड़ेगा, तभी वो कोलाइड होगा। अगर वो यहां पर नहीं पहुंचेगा तो कोलाइड नहीं हो पाएगा। तो उसको भी यही पोजीशन अटेन करना है। उसके लिए वो अपने इनिशियल पोजीशन से शुरू करेगा और t टाइम तक अपनी वेलोसिटी पकड़ के चलेगा और यहां पे आके मिल जाएगा। ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS के हिसाब से यहां देखिए दोनों तरफ r है, तो मतलब ये दोनों टर्म्स को मैं इक्वल लिख सकता हूं। तो r2 क्या है? r2 बार प्लस v2 बार t इज इक्वल टू r1 बार प्लस v1 बार इंटू t। r को एक तरफ ले लीजिए, r2 बार माइनस r1 बार इज इक्वल टू v1 बार माइनस v2 बार इंटू t। अब देखिए यहां से हमें क्या मिल रहा है? टाइम तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, 1 से लेकर इनफिनिट के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि a बार इज सम कांस्टेंट k इंटू b बार, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसका मतलब कि a और b एक्चुअली में पैरेलल वेक्टर्स है। अगर वो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तभी उनका डायरेक्शन इक्वल आ रहा है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। यानी कि r2 बार माइनस r1 बार इज पैरेलल टू v1 बार माइनस v2 बार। ओके। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं उनका मतलब क्या होता है? मतलब कि उनके यूनिट वेक्टर्स इक्वल हैं। देखिए यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन बताता है।
अगर वो पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन सेम ही होगा, यानी कि इससे मुझे पता चलता है कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ बी। इस केस में हमारा ए है r2 बार माइनस r1 बार, तो r2 बार माइनस r1 बार का यूनिट वेक्टर कैसा आएगा, r2 बार माइनस r1 बार को मैं डिवाइड कर दूंगा r2 बार माइनस r1 बार के मैग्नीट्यूड से। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड गिव्स इट्स डायरेक्शन, गिव्स इट्स डायरेक्शन, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा v1 बार माइनस v2 बार के यूनिट वेक्टर से। अब v1 बार माइनस v2 बार का जो यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड से आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पर पता होना चाहिए कि दो पैरेलल वेक्टर्स को हमें कैसे ट्रीट करना है, उनका यूनिट वेक्टर को इक्वल करना, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं आपको पहले से पता होना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी नए सवाल के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।